brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। साल था 1972। तब जर्मनी दो हिस्सों में बटा था। ईस्ट जर्मनी सोवियत संघ के कब्जे में था, जबकि वेस्ट जर्मनी पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का नियंत्रण था। वहां पश्चिमी देशों वाली व्यवस्था फल फूल रही थी। इसी क्रम में सितंबर के महीने में वेस्ट जर्मनी के शहर म्यूनिख में ओलंपिक खेल शुरू हुए। पूरी दुनिया के खिलाड़ी वहां पहुंचे। इसमें इजराइल की टीम भी हिस्सा ले रही थी। उस दौर में इजराइल और अरब देशों के बीच तनाव चरम पर था। उनके बीच युद्ध की आशंका समय के साथ बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट इजराइल और इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने पर आमादा थे। ऐसा ही एक गुट था ब्लैक सितंबर। उसने ओलंपिक गेम्स के बीच इजरायली टीम को बंधक बनाने की साजिश रची। 5 सितंबर 1972 की रात 8 आतंकी म्यूनिख के खेल गांव में घुस गए। उन्होंने हॉस्टल में घुसकर 2 इजरायली एथलीट्स की हत्या कर दी, 9 को बंधक बना लिया। फिर फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की मांग रखी। इजराइल ने मांग मानने से इनकार कर दिया। वेस्ट जर्मनी ने एथलीट्स को छुड़ाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, मगर वो बुरी तरह फेल रहा। आतंकियों ने बंधक बनाए सभी एथलीट्स की हत्या कर दी। मुठभेड़ में ब्लैक सितंबर के 5 आतंकी भी मारे गए। 3 अरेस्ट हुए। कुछ समय बाद उनके साथियों ने एक जर्मन एयरलाइन को हाईजैक कर लिया। उनकी रिहाई के बदले तीनों को छुड़वा लिया। उस दौर में गोल्डा मायर इजराइल की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उन्होंने प्रण किया कि इजरायली एथलीट्स की हत्या के साजिशकर्ताओं से बदला लिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी खुफिया एजेंसी मोसाद को दी गई। फिर मोसाद ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड शुरू किया। मोसाद के एजेंट्स ने अगले 20 वर्षों तक यूरोप के अलग अलग शहरों में बदलाव पूरा किया। म्यूनिख ओलंपिक की घटना ने खेलों में आतंकवाद का ऐसा विभत्स उदाहरण सेट किया था जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। म्यूनिख ओलंपिक को 52 बरस बीत चुके हैं। इस बीच 12 ओलंपिक गेम्स का सफल आयोजन हो चुका है, मगर 1972 का साया अभी तक मंडरा रहा है। इस बरस ओलंपिक गेम्स फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहे हैं। 26 जुलाई को उद्घाटन है। उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर दिखने लगा है। अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। फिलिस्तीनी समर्थक पेरिस ओलंपिक्स में इजरायली टीम की भागीदारी का विरोध कर रहे हैं। गेम्स के पहले एक धमकी वाला वीडियो भी जारी हुआ, जिसमें कथित तौर पर हमास गेम्स के आयोजकों से बदला लेने की चेतावनी दे रहा है। हमास ने लेकिन इस वीडियो का खंडन किया है। कहा है कि हमको बदनाम किया जा रहा है। इस वीडियो से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भले ही हमास ने धमकी से हाथ पीछे खींच लिया हो, मगर खतरा बदस्तूर बरकरार है। इजराइल ने घरेलू खुफिया एजेंसी शिन बेत के एजेंट्स को अपने एथलीट्स की सुरक्षा में लगाया है। फ्रांस सरकार ने 75,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। इसके अलावा भी कई स्तरों पर निगरानी की जा रही है। फ्रांस के अंतरिम गृह मंत्री को सुनते हैं। Toutes les compétitions font l'objet de dispositifs de sécurité, mais il est vrai que ces 2 matchs, et singulièrement le match au Parc des Princes, fait l'objet d'une sécurité à périmètre antiterroriste. Ce soir, au Parc des Princes, sur 1 millier de policiers qui vont permettre de faire que nous sommes là pour le sport. Au bout d'un moment... मगर कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। पेरिस ओलंपिक्स पर कई राजनीतिक विवादों के काले बादल भी छाए रहेंगे। मसलन फ्रांस की घरेलू राजनीति, हिजाब बैन, धुर दक्षिणपंथी पार्टियों का उभार आदि। तो समझते हैं पेरिस ओलंपिक में क्या खास है। उद्घाटन से पहले किन विवादों में घिरा है ओलंपिक, और ओलंपिक के इतिहास में कौन कौन से बड़े कांड हो चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात पेरिस ओलंपिक 2024 की। सबसे पहले तो बेसिक क्लियर कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक की आधिकारिक शुरुआत 26 जुलाई को होगी। 11 अगस्त तक ये खेल चलेंगे। कुछ गेम्स औपचारिक उद्घाटन से पहले ही शुरू हो जाएंगे, जैसे रग्बी और फुटबॉल 24 जुलाई। तीरंदाजी और हैंडबॉल की प्रतियोगिताएं 25 जुलाई से शुरू होंगी। पेरिस में 26 जुलाई की शाम 7:30 बजे उद्घाटन कार्यक्रम होना है। उस वक्त भारत में रात के 11 बज रहे होंगे। इस साल 206 देशों के 10,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस बार ओलंपिक में 32 खेलों को शामिल किया गया है। इनमें 329 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। कहाँ होंगे खेल? फ्रांस में 35 अलग अलग जगहों पर यह खेल आयोजित किए जाएंगे। ज्यादातर गेम्स राजधानी पेरिस में होंगे। सर्फिंग प्रतियोगिता का आयोजन
फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती में होगा। इसकी दूरी फ्रांस से 16,000 किलोमीटर है। ताहिती साउथ पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड है। इस पर फ्रांस का कब्जा है। ये तो हुई बेसिक बातें। अब समझते हैं कि इस बार के ओलंपिक में आखिर क्या खास है। फ्रांस तीसरी बार ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले सन 1900 और 1924 में आयोजन किया गया था। इस बार माहौल काफ़ी अलग है। इसी महीने फ्रांस में संसदीय चुनाव हुए। इसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। रिजल्ट के तुरंत बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने इस्तीफा दे दिया। वो मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी से ही आते हैं। मैक्रों ने गैब्रियल का इस्तीफा तो मंजूर कर लिया, मगर ओलंपिक गेम्स होने तक केयरटेकर सरकार चलाने के लिए कहा। ओलंपिक से पहले कौन कौन से विवाद चर्चा में हैं, आइए एक एक कर अब ये जानते हैं। पहला विवाद है हिजाब बैन। फ्रांस ने अपनी ओलंपिक टीम की महिला खिलाड़ियों के लिए हिजाब बैन कर दिया है। यानी फ्रांस की कोई महिला खिलाड़ी हिजाब पहनकर ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएगी। हालांकि दूसरे देशों की महिला खिलाड़ी हिजाब पहन सकती हैं। फ्रांस के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सितंबर 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने भी आलोचना की थी। दरअसल फ्रांस ने इस बार के ओलंपिक को जेंडर इक्वल थीम दी है। इसलिए पूछा जा रहा है कि एक महिला की चॉइस को क्यों ताक पर रखा जा रहा है। फ्रांस का तर्क है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, इसलिए हमारी टीम में किसी भी धर्म का सिंबल नहीं होना चाहिए। दूसरा विवाद है रूस और बेलारूस पर प्रतिबंध। पेरिस ओलंपिक्स में रूस और बेलारूस की टीमें हिस्सा नहीं ले रही हैं। उनके ऊपर बैन लगा है। वजह क्या है? यूक्रेन पर रूस का हमला। इसमें बेलारूस ने रूस की मदद की थी, इसलिए उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दोनों देशों के कुल 32 खिलाड़ियों को न्यूट्रल एथलेटिक्स के तौर पर भाग लेने की इजाज़त दी गई है। वो टेनिस, स्विमिंग, साइकिलिंग और जिम्नास्टिक जैसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। पूरे ओलंपिक्स के दौरान ना तो उनका राष्ट्रगान बजेगा और ना ही वो अपने देश का झंडा लहरा पाएंगे। 23 जुलाई को एक मानवाधिकार संगठन ने अपनी रिपोर्ट में एक सनसनीखेज दावा किया। बताया कि रूस और बेलारूस के जिन एथलीट्स को ओलंपिक्स में हिस्सा लेने की इजाज़त मिली है, उनमें से 17 यूक्रेन पर हमले का समर्थन करते हैं। तीसरा विवाद सीन नदी से जुड़ा है। पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन सीन नदी से किया जा रहा है। वहाँ बड़ा इवेंट होगा। कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित होनी है। ऐसे में पर्यावरणविदों ने अंदेशा जताया है कि इससे नदी में प्रदूषण हो सकता है। कुछ संगठन ने यहाँ ओलंपिक आयोजित करवाने का विरोध भी किया है। ये तो हुआ सीन नदी से जुड़ा एक विवाद। एक और विवाद इसी नदी से जुड़ा है। सीन नदी के आसपास सुरक्षा चौकस की गई है। सुरक्षा कारणों से ही दर्शकों की संख्या घटा दी गई। फ्री टिकट के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया। इसी तैयारी में नदी के आसपास फुटपाथ पर दुकानें लगाने वालों को हटाया गया। उन्होंने दुकान हटाने का विरोध किया। बाद में सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। चौथा जो विवाद जुड़ा है वो है आतंकी हमले का खतरा। आतंकी संगठन मैसेजिंग के इरादे से बड़े इवेंट्स को निशाना बनाते रहे हैं। म्यूनिख ओलंपिक्स में ये हो चुका है। बीते वर्षों में पेरिस बड़ी आतंकी घटनाएं झेल चुका है। समय समय पर दंगे भी हुए हैं, इसलिए सरकार कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहती। पांचवा विवाद है पेरिस ओलंपिक और चीन। पेरिस ओलंपिक को प्रमोट करने के लिए कई मर्चेंडाइज बनाई गई थी। इसमें कई खिलौने भी शामिल थे। ये खिलौने चीन में बनाए जा रहे थे, मगर बताया गया कि फ्रांस की कंपनी ने बनाया है। जब यह बात पब्लिक हुई तो इसकी खूब आलोचना हुई। कारण नंबर 6 है अजरबैजान का दुष्प्रचार। फ्रांस ने आरोप लगाया कि अजरबैजान पेरिस ओलंपिक को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। सरकारी एजेंसियों ने अजरबैजान की कुछ वेबसाइट्स और फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को एक्सपोज किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके जरिए फ्रांस को अक्षम बताने की कोशिश की जा रही है। जानकार कहते हैं इसका एक कारण आर्मेनिया अजरबैजान विवाद हो सकता है। इस विवाद में फ्रांस आर्मेनिया का समर्थक रहा है। और कारण नंबर 7 है इजरायली टीम की मौजूदगी। जैसा कि हमने पहले बताया, रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए ओलंपिक से प्रतिबंधित किया गया। इसलिए मांग उठी कि इजरायल को भी बैन किया जाए। इजरायल पर गाजा में हजारों बेगुनाह लोगों की हत्या के आरोप लगते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट्स भी आई हैं, मगर उसकी टीम को ओलंपिक से बैन नहीं किया गया, बल्कि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दी जा रही है। फरवरी 2024 में फ्रांस के 26 वामपंथी नेताओं ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC को लेटर लिखा था। इसमें इजरायली टीम पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन IOC ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके चलते IOC पर दोहरा मापदंड अपनाने के आरोप भी लग रहे हैं। कारण नंबर 8 है मजदूरों का शोषण।
फ्रांसीसी अखबार लिबरेशन ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि ओलंपिक गेम्स की तैयारी के लिए मजदूरों से जोखिम वाले काम करवाए जा रहे हैं। उन्हें ज़रूरत के हिसाब से सुरक्षा सामग्री भी नहीं दी गई और वेतन भी कम दिया गया। ये तो हुए पेरिस ओलंपिक से जुड़े 8 बड़े विवाद। अब बात करते हैं ओलंपिक के इतिहास की। आधुनिक ओलंपिक गेम्स का आयोजन 1896 में शुरू हुआ, यूनान की राजधानी एथेंस में। इसमें 14 देशों के 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 1900 में पेरिस में दूसरा ओलंपिक करवाया गया। इसमें 20 महिला खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। सन 1904 का आयोजन अमेरिका के सेंट लुई में हुआ। यहाँ अमेरिकी खिलाड़ियों का दबदबा रहा। लंदन में पहली बार ओलंपिक आयोजित हुए सन 1908 में। पहली बार खिलाड़ियों ने अपने देश के झंडे के साथ स्टेडियम में मार्च किया। इसी ओलंपिक में अमेरिकी खिलाड़ियों ने ब्रिटेन के जजों पर आरोप लगाया कि वे अपने देश का पक्ष ले रहे हैं। 1912 में स्टॉकहोम में ओलंपिक हुए और फिर विश्व युद्ध की छाया भी इन खेलों पर पड़ी। विश्व युद्ध के बाद एंटवर्प ओलंपिक 1920 में आयोजित हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के पहले बर्लिन में 1936 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ। इसमें एडोल्फ हिटलर ने अपना और नाजी पार्टी का प्रचार किया था। अब ओलंपिक के इतिहास में हुए बड़े विवादों की कहानी भी जान लेते हैं। पहला वाकया सन 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स का है। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स की सबसे बड़ी घटना थी 2 अश्वेत अमेरिकी धावकों का पोडियम पर काले मोजे में खड़े होकर मेडल लेना। वे दोनों नस्लभेद का विरोध कर रहे थे। इस घटना ने जॉन कार्लेस और टॉमी स्मिथ को अमेरिका की ओलंपिक टीम से निकाल दिया। बाद में उनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ। मैक्सिको ओलंपिक से ठीक पहले राजधानी में छात्रों का जबरदस्त आंदोलन हुआ था। एक फुटबॉल मैच के बाद स्कूली बच्चों की लड़ाई हो गई। झगड़ा शांत कराने आई पुलिस से मामला नहीं संभला तो सेना बुलाई गई। बच्चों ने स्कूल का दरवाजा बंद कर दिया। सेना ने गेट खुलवाने के बजाय उसे बम लगाकर उड़ा दिया। इसमें कई स्कूली छात्र मारे गए। जिस स्कूल में यह घटना घटी वो नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर आता था। आग वहां तक भी पहुंची। अगले कई महीनों तक पूरे शहर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। उनकी मांग थी कि छात्रों के खिलाफ हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की जाए। राष्ट्रपति ने उल्टा धमकी देते हुए कहा और अब प्रोटेस्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 अक्टूबर 1968 को मैक्सिको सिटी के लाटिलोको स्क्वायर पर हजारों स्टूडेंट्स जमा हुए। उन्होंने ये तय करना था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। बैठक के अंतिम समय में सैनिक स्टूडेंट लीडर्स को पकड़ने के लिए बढ़े। तभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद तो सेना ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसाई। आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि इस घटना में सिर्फ 26 लोग मरे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक असल संख्या कई गुना ज्यादा थी। सेना ने इस नरसंहार पर कहा, हमको सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलानी पड़ी, मगर असलियत इससे उलट थी। वो पहले से ही नरसंहार का प्लान बना कर आए। दरअसल राष्ट्रपति महोदय को यह डर था कि प्रोटेस्ट की वजह से ओलंपिक गेम्स का आयोजन खतरे में पड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने सैकड़ों मासूम छात्रों को कुर्बान करने में कोई देरी नहीं की। उस साल के ओलंपिक गेम्स तय समय पर ही शुरू हुए, मगर मैक्सिको के लोगों में पहले जैसा उत्साह नहीं बचा था। दूसरा बड़ा विवाद था ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर 1956 के ओलंपिक गेम्स का मेजबान बना। ये गेम 22 नवंबर से शुरू होने वाले थे। ग्लोबल पॉलिटिक्स में उठापटक उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। पहली घटना मिडिल ईस्ट की थी। इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर ने स्वेज नहर को नेशनलाइज कर दिया। उससे पहले नहर से होने वाली कमाई ब्रिटेन और फ्रांस के खाते में जाती थी। इजिप्ट को धेला तक नहीं मिलता था। जब ब्रिटेन और फ्रांस की कमाई बंद हुई, उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर नासेर के तख्ता पलट का प्लान बनाया। 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध विराम का अल्टीमेटम दिया। नासेर ने यह मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इजिप्ट में सेना उतार दी। हालांकि बाद में उन्हें बुरी तरह से अपमानित होकर वापस निकलना पड़ा। इजराइल के हमले से नाराज इजिप्ट ने मेलबर्न ओलंपिक का बॉयकॉट किया। इस बॉयकॉट में लेबनान और इराक भी शामिल हो गए। इन तीनों के अलावा 3 और देशों ने मेलबर्न ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया। ये थे नीदरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड। इन देशों की मांग थी कि सोवियत संघ को मेलबर्न ओलंपिक से बाहर किया जाए। ओलंपिक कमेटी ने यह मांग नहीं मानी, जिसके बाद तीनों देशों ने अपनी टीमें नहीं भेजी। जहां तक बहिष्कार की बात है, 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। वो कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका ने इसकी आलोचना की और सोवियत संघ को बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन उसने ये मानने से इनकार कर दिया।
लिहाजा जब 1980 में मॉस्को में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ तब अमेरिका ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उसका देखा देखी 64 और देशों ने मॉस्को ओलंपिक से नाम वापस ले लिया। ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में देशों ने गेम्स का बहिष्कार किया। इस बहिष्कार का जवाब आया 4 साल बाद 1984 में, जब ओलंपिक खेलों की मेजबानी पहुंची अमेरिका के लॉस एंजलिस के पास। इस बार सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों ने हिस्सा नहीं लिया, हालांकि उनकी संख्या कम थी। 2008 में ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन है वो बीजिंग में हुआ। बीजिंग ओलंपिक्स को सबसे खर्चीले खेल आयोजनों में गिना जाता है। इन गेम्स की खूब तारीफ भी हुई, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बहुत कम लोगों को पता है। ये उन्हें दबा दिया गया। ये कहानी है खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले मजदूरों की। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जाती थी। इसी तरह 2016 में हुआ। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो को ओलंपिक गेम्स की मेजबानी मिली। सरकार ने शहर की सुंदरता बढ़ाने के नाम पर झुग्गी बस्तियों को सुदूर इलाके में ट्रांसफ़र कर दिया। जो नहीं जाना चाहते थे उन्हें ज़बरदस्ती बेदखल किया गया। बाहरी लोगों को ये बस्तियां ना दिखे, इसके लिए ऊंची ऊंची दीवारें भी खड़ी की गई। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी ताज़ा और रोचक खबरें आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगी। ये हमारा बड़ी खबर सेगमेंट था। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी नेपाल से आई है। राजधानी काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह का वक्त था। घड़ी की सुई 11:11 पर पहुंची ही थी, तभी सौर्य एयरलाइंस का एक प्लेन आग का गोला बनकर रनवे पर गिर गया। प्लेन में 19 लोग सवार थे। 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पायलट को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल CAAN के मुताबिक प्लेन काठमांडू के पोखरा जा रहा था, मगर उड़ान भरने के 1 मिनट के अंदर ही हादसे का शिकार हो गया। नेपाल पुलिस के मुताबिक प्लेन में सवार 19 लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के टेक्निकल स्टाफ्स थे, जबकि 2 क्रू मेंबर्स थे। वो पोखरा एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस का काम देखने जा रहे थे। हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि नेपाल में अधिकतर विमान दुर्घटनाएं खराब मौसम और अल्प विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते हुई है। 1946 से अब तक नेपाल में 69 बड़े विमान हादसे हो चुके हैं। पिछला वाला हादसा जनवरी 2023 में हुआ था, जब काठमांडू से प्लेन पोखरा जा रहा था। येती एयरलाइंस का प्लेन टेक ऑफ के 20 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। उसमें कुल 72 लोग सवार थे, इनमें 5 भारतीय भी थे। हादसे में किसी की भी जान नहीं बची थी। नेपाल में हुए कुछ बड़े विमान हादसों के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। जुलाई 1969 रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट सिमरा एयरपोर्ट के रास्ते में गिरा। 35 लोगों की मौत हुई। जुलाई 1992 थाई एयरवेज का एक एयरबस 310 काठमांडू के रास्ते में पहाड़ से टकरा गया। हादसे के वक्त भारी बारिश हो रही थी। जांच में पता चला खराब मौसम के चलते पायलट तनाव में था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC से ठीक से बात नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते गफलत हो गई। इस हादसे में 113 लोग मारे गए। सितंबर 1992 कराची से काठमांडू जा रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का प्लेन हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना के वक्त प्लेन काठमांडू एयरपोर्ट से महज 11 किलोमीटर दूर था। प्लेन में सवार सभी 167 लोगों की जान चली गई। नवंबर 2001 पश्चिमी नेपाल में एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। 6 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में राजकुमारी प्रक्षा शाह भी थी। सितंबर 2011 बुद्धा एयर का एयरक्राफ्ट माउंट एवरेस्ट के इर्द गिर्द घूम रहा था, तभी एक पहाड़ी से टकरा गया। 19 लोगों की मौत हुई, उसमें से 10 भारतीय नागरिक थे। मई 2015 भूकंप प्रभावित इलाकों में काम कर रहा अमेरिकी हेलीकॉप्टर चारिकोट के पास हादसे का शिकार हुआ। 8 लोगों की इसमें मौत हुई। 6 अमेरिकी और 2 नेपाली सैनिक इसमें शामिल थे। फरवरी 2016 में पोखरा से जोमनस जा रहा विमान हादसे का शिकार हुआ। इसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी। मार्च 2018 में बांग्लादेश से नेपाल जा रहा विमान त्रिभुवन एयरपोर्ट पर दुर्घटना का शिकार हुआ। 51 लोगों की इसमें मौत हुई थी। फरवरी 2019 में तापलेजंग के पास हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में पर्यटन और सिविल एविएशन मंत्री रविंद्र अधिकारी भी शामिल थे। जनवरी 2023 येती एयरलाइंस का विमान पोखरा एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में सवार सभी 72 लोग मारे गए। अब सवाल ये आता है कि नेपाल में आखिर इतने हवाई हादसे होते क्यों हैं? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला तो है मौसम और भूगोल। नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 2019 में एक सेफ्टी रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति
पायलट के लिए मुश्किल पैदा करती है। दुनिया में 14 में से 8 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां नेपाल में हैं। पहाड़ी इलाके में मौसम भी तेज़ी से बदलता है। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाके में धुंध की दिक्कत भी आती है। कारण नंबर 2 है इंफ्रास्ट्रक्चर। नेपाल के अधिकतर एयरपोर्ट्स पहाड़ों के बीच में हैं। उनके रनवेज का आकार छोटा होता है। लंबाई बढ़ाने के लिए रनवेज को घुमावदार बनाना पड़ता है। ऐसे में पायलट को लैंड करते ही प्लेन की स्पीड घटानी होती है। नेपाल के एयरपोर्ट पर लैंडिंग अपने आप में एक बड़ा टास्क है, लेकिन इसके लिए अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और कारण नंबर 3 है निवेश की कमी। नेपाल में एयरलाइंस नए एयरक्राफ्ट और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में खर्च करने से बचती है। अभी भी देश में दशकों पुराने एयरक्राफ्ट उड़ाए जा रहे हैं और किसी और देश में उन्हें चलाने से बाहर कर दिया होता अगर यही एयरप्लेन होते तो। 2017 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO ने नेपाल सरकार के साथ समझौता किया। इसके तहत ICAO नेपाल के सिविल एविएशन को सुरक्षित बनाने में मदद कर रहा है। तब से कई मानक लागू भी किए गए हैं, हालांकि उसका बहुत असर दिखा नहीं। 23 जुलाई को सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किमबरली शीटल ने इस्तीफा दे दिया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद सीक्रेट सर्विस पर सवाल उठ रहे थे। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चली। इसमें वो बाल बाल बचे, मगर एक शख्स की मौत हो गई। सीक्रेट सर्विस ने संदिग्ध हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। ट्रंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के पास है। 22 जुलाई को अमेरिकी संसद की एक कमेटी ने शीतल से पूछताछ की। उनको बुलाया पूछताछ के लिए। वहां उन्होंने माना कि एजेंसी से गलती हुई। कमेटी के सदस्यों ने उनको इस्तीफा देने के लिए भी कहा। वहां उन्होंने कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया, मगर अगले ही दिन उन्होंने इस्तीफे की चिट्ठी भेज दी। आज का दुनियादारी बस यहीं तक। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।